today's class of class 9, chapter 3rd, atoms and molecules, part 2nd. In this part, we will study about atoms. First of all, we solve some numerical problems based on the laws of chemical combination, which we studied in our part first. Okay? Then in the numerical problems, first one is, in an experiment, 14 gram of sodium bicarbonate was allowed to react with 10 gram of acetic acid. After the reaction was completed, it was found that only 16.67 gram solution was left because gas escaped from a container. What must be the mass of gas which escaped into the atmosphere? And name the law applied. ओके तो जो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें क्या क्या रहा है कि हमारे पास रिएक्टेंट कौन कौन से हैं. फर्स्ट वन इज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड द सेकंड वन इज एसिटिक एसिड. उन दोनों का हमें क्या गिवन है? मास. ओके तो अब जो ये मास है इन दोनों रिएक्टेंट्स का वो आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं. तो जो प्रोडक्ट में हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन हो रहा है उस सॉल्यूशन का जो मास है वो है 16.67 ग्राम. ओके और जो गैस है वो क्या हो रही है? इस कंप्लीट केमिकल रिएक्शन में एस्केप्ड हो रही है. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? द मास ऑफ गैस विच एस्केप्ड इन दिस केमिकल रिएक्शन. एंड द सेकंड वन इज नेम द लॉ अप्लाइड. तो जो ये रिएक्शन मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट है उसकी जो केमिकल रिएक्शन अगर हम लिखें तो इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो क्या होगी? सोडियम बाइकार्बोनेट. दैट द केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट इज NaHCO3 which reacts with acetic acid, and the chemical formula for acetic acid is CH3COH. When they react with each other, then they form salt. CH3COONA. And water molecule and the gas which is escaped is carbon dioxide gas. Then here, the mass of sodium bicarbonate is 14 gram. And the mass of acetic acid is 10 gram. And the mass of solution which is formed in product is 16.67 gram. Then in the product side, the mass of 16.67 gram is of salt and water molecule. And the mass of carbon dioxide gas is calculated. Okay? तो जो ये केमिकल इक्वेशन है इसके अंदर ये जो मास है वो हमें किसके अंदर गिवन है? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गिवन है. हमें जो गैस है उसका मास कैलकुलेट करना है. तो अभी इस केमिकल इक्वेशन को देख के हमें कौन सा लॉ ऑफ केमिकल जो कॉम्बिनेशन थे उसके अंदर यूज करना है. तो हमें करना है फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एंड द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ इज mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. तो अब जब यहाँ पे अब जो मास है वो ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही destroy. That means the mass of reactant is equals to the total mass of product. तो यहाँ पे जो टोटल रिएक्टेंट मास है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो टोटल मास है वो रिएक्टेंट का वो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस मास ऑफ एसिटिक एसिड. तो यहां से टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट. तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? जो ये रिएक्टेंट्स में हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड है इन दोनों के मास का सम जो कि है 14 प्लस 10 इक्वल्स टू 24 ग्राम. एंड इन द प्रोडक्ट साइड जो सॉल्यूशन है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. तो जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का हमें दे रखा है 16.67 एंड CO2 जो गैस है उसका मास हमें कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे हम क्या लेट कर लेते हैं? लेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज X. ओके तो यहाँ पे जो ये X है वो किसको डिनोट कर रहा है? द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 24 इक्वल्स टू 16.67 प्लस x। तो जब हम क्या करेंगे, इस 16.67 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो यहां से जब हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 माइनस 16.67 इज इक्वल्स टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 7.33 ग्राम, विच इज मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो एक्चुअली में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने किया जो फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसको यूज किया। एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. And according to this law, total mass of reactant is equals to total mass of product. And in this question, the total mass of reactant is 24 gram and the total mass of product is 16.67 plus x. Then according to this law, 24 equals to 16.67 plus x, and by the calculation x equals to 7.33 gram, which is mass of carbon dioxide gas. And the second one question, name the law applied. Then here the law of conservation of mass is applied. Okay, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया 7.33 ग्राम, एंड जो सेकंड क्वेश्चन है उसका हो जाएगा the law of conservation of mass. Okay, the next second numerical problem. Then in this question, 3.18 gram of copper on heating in air gave 3.98 gram of black carbon dioxide. 1.06 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, सॉरी कार्बन ऑक्साइड नहीं है, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड। देन 1.06 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन विथ हाइड्रोजन गैव 0.847 ग्राम ऑफ कॉपर। शो दैट दीज फिगर्स आर इन अकॉर्डेंस विथ द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस। तो जो सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसकी लैंग्वेज क्या कहती है, सबसे फर्स्ट कंडीशन। ओके, फर्स्ट में ये क्या कह रहा है कि 3.18 ग्राम कॉपर को हीट करने पे जो कॉपर ऑक्साइड हम क्या बन रहा है, एज ए प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उसका मास क्या है 3.98 ग्राम। और जो सेकंड कंडीशन है उसमें क्या बोल रहे हैं कि जो 1.06 ग्राम कॉपर ऑक्साइड है उसका हाइड्रोजन के साथ में रिडक्शन करने पे जो हमें कॉपर ऑब्टेन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0.847 ग्राम। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये दोनों ही फिगर्स है, मतलब फर्स्ट कंडीशन एंड द सेकंड कंडीशन, उन दोनों ही कंडीशन के अंदर जो लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, वो क्या है, करेक्ट है। मतलब कि जो कंप्लीट कंडीशन है वो किसके अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन के। तो सबसे पहले जो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन है वो कहता क्या है, तो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन में हमने डिस्कस किया था कि इसके अकॉर्डिंग जो कोई भी केमिकल कंपाउंड होता है वो किससे बनता है, किसी भी एलिमेंट्स के ज्वाइन होने से। तो जब क्या होता है, एलिमेंट्स ज्वाइन होते हैं तो वो मतलब पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड में उनका जो रेशियो होता है बाय मास वो क्या होता है, सेम होता है। फिर चाहे वो केमिकल कंपाउंड हम चाहे किसी भी मेथड से प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर चाहे हम किसी भी सोर्स से ऑब्टेन कर रहे हो, ओके, उससे कोई भी डिपेंड नहीं करता है। तो जो ये दोनों कंडीशंस है उसके अंदर हम सबसे पहले किसको ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट कंडीशन को। तो जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है कि कॉपर है हमारे पास, हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो जब हम हीट करेंगे तो वो किसकी प्रेजेंस में करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हमारे पास रिएक्टेंट में एक और क्या होगा, ऑक्सीजन। ओके, देन कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैव कॉपर ऑक्साइड। ओके, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर को हीट करने पे हमें क्या मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड, और इन दोनों का मास हमें गिवन है। देन द मास ऑफ कॉपर इज 3.18 ग्राम and the mass of copper oxide is 3.98 ग्राम। ओके, तो अब इस लॉ को क्या करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हम क्या चेक करेंगे कि जो दोनों ही एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो केमिकल कंपाउंड है उसमें जो कॉपर
और जो ऑक्सीजन है उन दोनों का जो परसेंटेज है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तभी तो जो लो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड, ओके। तो इसको परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन द मास ऑफ कॉपर 3.18, okay, and the total mass of copper oxide which is 3.98 multiplied by 100. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे then by the calculation the value is 79.89%. And now the percentage of oxygen in copper oxide. तो जब क्या हो रहा है कि जो कॉपर का परसेंटेज क्या है 79.89, तो जो 100% है वो क्या हो जाएगा, 100% में से जब हम 79.89 को माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग जो परसेंटेज बचेगा वो किसका होगा, वो ऑक्सीजन का ही होगा, क्योंकि जो केमिकल कंपाउंड है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट है, फर्स्ट वन इज कॉपर एंड द सेकेंड वन इज ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जब हम ऑक्सीजन का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, 100 माइनस 79.89 इक्वल्स टू 20.11%, ओके। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से जो परसेंटेज है कॉपर एंड ऑक्सीजन का वो क्या आया, 79.89 एंड 20.11। इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ में रिडक्शन करने पे जो हमें कॉपर का जो मास है वो ऑब्टेन हो रहा है, वो हो रहा है 0.847 ग्राम। तो इस सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में जो केमिकल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस एंड प्रोड्यूस copper and H2O. Okay, then in this chemical reaction the mass of copper oxide is 1.06 gram and the mass of copper is 0.847 gram. Then from the values the percentage of copper in copper oxide equals to क्या हो जाएगा, mass of copper ऊपर आ जाएगा 0.847 divided by 1.06 into 100। तो जब इसको क्या करेंगे, बाय द कैलकुलेशन कैलकुलेट करेंगे तो जो कॉपर का परसेंटेज है वो आएगा 79.91%। एंड देन जब ऑक्सीजन का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है उसको 100 में से माइनस कर देंगे 79.91 को, तब जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आएगी, 20.01%। दैट्स क्लियर। तो अब इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हमने जो परसेंटेज है कॉपर एंड ऑक्सीजन का वो कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर क्या परसेंटेज है कॉपर का, 79.89 एंड इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट 79.91, जो कि क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, मतलब एकदम इक्वल नहीं है बट ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। एंड इन द सेकंड वन इज percentage of oxygen is 20.11 and in the second experiment the percentage of oxygen is 20.01 which is equivalent to each other, okay। तो इन दोनों से जब हमने क्या किया, जो परसेंटेज है वो क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल आ रहे। दैट मीन्स उसका मतलब क्या है कि चाहे कॉपर ऑक्साइड चाहे हम किसी भी मेथड से प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे रिडक्शन से या फिर कॉपर को हीट करके, जो परसेंटेज है कॉपर एंड ऑक्सीजन का केमिकल कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड के अंदर वो क्या है, दोनों में सेम। देन हेंस द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज वेरीफाइड इन दिस एक्सपेरिमेंट। एंड नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एटम्स। तो जो एटम के बारे में हमने सबसे पहले कहाँ स्टडी किया था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। तो जो एटम्स के बारे में उन्होंने कुछ थ्योरीज दी थी उनके रिलेटेड, कि जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं या फिर जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स क्या होते हैं, मतलब सिमिलर है या अनसिमिलर, वो सब किसने बताया था, डाल्टन्स ने, ओके। नाउ हियर द डेफिनेशन ऑफ एटम। An atom is the smallest particles of an element that takes part in chemical reactions and maintains its chemical identity throughout all physical and chemical changes। तो एक्चुअली में जो एटम की जो डेफिनेशन है उसके अंदर क्या एक्सप्लेन हो रहा है कि जो एक पर्टिकुलर एटम होता है वो क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, ओके।
और जो ये एटम होता है वही क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट लेता है। और जो ये एटम होता है वो क्या करता है कि चाहे कैसी भी फिजिकल चेंजेस हो रहे हो या फिर केमिकल चेंजेस हो रहे हो, वो अपने जो केमिकल आइडेंटिटी है उसको मेंटेन रखता है। मतलब किसी भी चेंज के होने की वजह से वो अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है, लॉस नहीं करता है। ओके, तो ये तो है एटम की डेफिनेशन। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एनी अदर एलिमेंट। ये हमने डाल्टन्स के जब हम पोस्टुलेट्स डिस्कस किए थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो एक एटम होता है पर्टिकुलर एलिमेंट का, वो किसी भी दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब एक एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टीज कुछ और होती है, वहीं डिफरेंट एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टीज कुछ और होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्री एटम्स एक्सेप्ट दोज ऑफ नोबल गैसेस डू नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। जो एटम्स होते हैं जैसे फ्री एटम्स, मतलब अ सिंगल एटम। ओके, नोबल गैसेस के जो एटम्स होते हैं उनके अलावा जो एटम्स होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकते। मतलब कि वो क्या रहते हैं, मतलब ग्रुप्स में रहते हैं, या तो कई सारे एटम्स एक साथ में रहेंगे, या फिर वो मॉलिक्यूल्स बना के रहेंगे, या फिर केमिकल कंपाउंड्स में रहेंगे। तो मतलब कहने का सिंपल मीनिंग क्या है, कोई भी सिंगल एटम है वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है एक्सेप्ट दोज ऑफ नोबल गैसेस। तो जो नोबल गैसेस है वो क्या होती है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर जो ग्रुप 18 है उनके एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। और उस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ये सारे क्या है, नोबल गैसेस है। तो जो इन नोबल गैसेस को जो एटम्स है वो फ्री स्टेट में रह सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज एटम्स आर सो स्मॉल दैट दिस कैन नॉट बी सीन इवन बाय द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप। जो एटम्स की जो साइज होती है वो क्या होती है, इतनी ज्यादा स्मॉल होती है कि हम एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बट नाउअडेज ऐसी कई सारी टेक्निक्स हैं जो कि क्या हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है, और हमने जो एटम्स की जो प्रॉपर इमेज है वो भी क्या कर ली है, ऑब्टेन कर ली है। ओके, नाउ द रेडियस ऑफ एटम, देन द एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर विच इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। जो एक एटम की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर को हम क्या कह सकते हैं, 10⁻⁹ मीटर। ओके, देन इन दिस टॉपिक द नेक्स्ट वन इज मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब जो एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, मतलब कई सारे हैं। जैसे नाउअडेज जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉन है वो है 118। तो अब जो ये एलिमेंट्स हैं उनके क्या है, मॉडर्न डे सिंबल्स, मतलब कि उनको एक पर्टिकुलर सिंबल से डिनोट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो ये सिंबल्स है उसकी हिस्ट्री क्या थी। देन फर्स्ट वन इज जोहान डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस। तो जो सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनको डिनोट करने के लिए किसका यूज किया था, सिंबल्स का यूज किया था। एंड ही यूज्ड द सिंबॉलिक नोटिफिकेशन ऑफ सर्कल्स टू रिप्रेजेंट एटम्स। और जो ये डाल्टन है उन्होंने जो सिंबल्स है वो कौन से सिंबल का यूज किया था, सर्कल का यूज किया था। उन्होंने एटम के लिए, मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम के लिए, मतलब जो सर्कल है उसका यूज किया, और उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक डिजाइन को यूज किया पर्टिकुलर एलिमेंट को डिनोट करने के लिए, एंड ग्रुप्स ऑफ सर्कल्स का यूज किया मॉलिक्यूल्स को डिनोट करने के लिए। एंड नाउ हियर सम सिंबल्स व्हिच इज यूज्ड बाय जॉन डाल्टन। देन हियर दिस सिंबल एंड इन व्हिच बिटवीन अ पॉइंट इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजन, and this one is for carbon, and single circle is for oxygen, and this one is for phosphorus, sulfur, iron, copper, lead, silver, platinum, gold and mercury. And these are some symbols which is used by Johann Dalton. Okay, then next one is the first universally acceptable system of atomic symbols was introduced by the Swedish chemist J.J. Berzelius. तो जो ये सिंबल्स थे वो तो किसने यूज किए थे, जोहान डाल्टन ने। बट
जो फर्स्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है एटॉमिक सिंबल्स के लिए, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो किया था जे बर्जीलियस ने। He suggested that the symbols of elements be made from one or two letters of the name of element. उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि जो सिंबल्स है एटॉमिक सिंबल्स, वो उनके नेम, जो एलिमेंट का पर्टिकुलर नेम है, उस नेम के 1 या फिर 2 लेटर यूज करके ही जनरेट किए जाने चाहिए, क्योंकि जो ये सिंबल्स थे वो क्या थे, थोड़े इनकन्वेंस थे, मतलब कि यूज करने में क्या हो रही थी, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इजी नहीं थे। तो इजी वे में करने के लिए जो बर्जीलियस थे उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जो एलिमेंट्स के जो सिंबल्स है वो कैसे होने चाहिए, उनके नाम पे, उनके नाम के जो लेटर्स है उनके यूज पे। ओके, इन विच द फर्स्ट वन इज The names of elements were derived from the name of place where they were found for the first time. अब जो नेम ऑफ एलिमेंट्स थे उसके अंदर जो सबसे फर्स्ट है उसमें क्या है कि जो नेम्स ऑफ एलिमेंट्स है वो किससे डिराइव होने चाहिए? फ्रॉम द नेम ऑफ प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। वो उन एलिमेंट्स की जगह के नेम से जहां से वो फर्स्ट टाइम फाउंड हुए थे। ओके, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, द नेम कॉपर इज डिराइव्ड फ्रॉम सिप्रस। जो सिप्रस जगह है वहां से कॉपर नेम डिराइव हुआ है। सेकेंड वन इज सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स। और कुछ एलिमेंट्स के नेम कहां से लिए गए थे? स्पेसिफिक कलर से, जैसे कि गोल्ड, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, देन द नेम गोल्ड इज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। थर्ड वन इज IUPAC approves names of elements, symbols and units. तो जो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि जो एलिमेंट्स के जो नेम है या तो वो उसके प्लेस से जहां से वो फर्स्ट टाइम मिला है या फिर किसी भी कलर्स के जो नेम है उससे डिराइव हुए थे। बट नाउअडेज IUPAC approves the names of elements. Okay, then IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, अभी नेम्स ऑफ एलिमेंट्स को अप्रूव करती है। देन फ्रॉम दिस IUPAC, तो जो एलिमेंट्स के जो नेम है वो किससे, जो भी नेम है उसके जो फर्स्ट है उसको यूज किया जाता है एज ए सिंबल। और अगर एलिमेंट के नेम के फर्स्ट एंड सेकेंड जो अल्फाबेट्स है अगर उसको यूज करने पे एज ए सिंबल, अगर फिर से अगर सिंबल रिपीट हो रहा हो तब हमें क्या यूज करना है? फर्स्ट लेटर जो नेम है एलिमेंट का उसका, एंड जो उसके नेक्स्ट है वो नहीं, जो उसके नेक्स्ट है उसको यूज करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल the element zinc, then the symbol for zinc is Z and N. तो Z के नेक्स्ट कौन सा लेटर है? I, लेकिन हमें एज ए सिंबल Z के साथ में किसको लेना है? N को। Then the symbol for zinc is Zn and the next example is chlorine. Then the symbol for chlorine is Cl. C के नेक्स्ट कौन सा लेटर है? H, लेकिन हमें इस H को नहीं लेना है, किसको लेना है? L को। तो जो क्लोरीन के लिए सिंबल है वो क्या हो जाएगा? Cl. Then with this the symbols for the elements is now completed. हमने इसके अंदर में क्या देखा कि जो एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसका यूज करना है? सिंबल्स का। सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे? जॉन डॉल्टन, जिन्होंने एज ए सिंबल किनको यूज किया था? सर्कल्स को। और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स के अंदर कुछ डिफरेंट डिजाइन को यूज करके उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। ओके, जो नेक्स्ट थे जो कि जे बर्जीलियस थे, उन्होंने क्या किया था? फर्स्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल सिस्टम जो एटॉमिक सिंबल्स है उसको इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो सिंबल्स हैं वो कैसे होने चाहिए कि जो नेम है एलिमेंट के उनके फर्स्ट और सेकंड लेटर्स को यूज करके होने चाहिए, जिसके अंदर हमने सिंबल्स के अंदर सबसे फर्स्ट देखा था कि जो सिंबल है वो क्या होता है? नेम ऑफ जो एलिमेंट है उसके फर्स्ट लेटर, जिसको हमने कैसे यूज करना है? कैपिटल में। सेकेंड, अगर फर्स्ट लेटर को यूज करने पे अगर वो सिंबल रिपीट हो रहे हैं तो हमें किसको यूज करना है? जो स्टार्टिंग के जो 2 लेटर्स है उनको। तो उसमें एग्जांपल हमने देखे थे एल्यूमिनियम एंड कोबाल्ट के। एंड लास्ट वन इज, अगर जो स्टार्टिंग के 2 लेटर्स है अगर वो भी फिर से रिपीट हो रहे हैं तो हमें किसको यूज करना है? जो नेक्स्ट जो सेकेंड लेटर है उसके भी नेक्स्ट एलिमेंट को। ओके, देन विद दिस टॉपिक our part 2 of this chapter is now completed. Thank you.